हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आओ सुने कहानी, जहां हम ले जाते हैं आपको रहस्यमय और रोमांचित कहानियों की दुनिया में। आज हम सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई एक मशहूर मिस मार्पल की कहानी, द ब्लू जेरेनियम। एक ऐसी कहानी जहां एक पुराने अंग्रेजी बंगले के अंदर छुपी है एक मौत की अजीब कहानी, और जहां सच्चाई सबसे अनोखे अंदाज में सामने आती है। एक शाम कर्नल बेंट्री और उनकी पत्नी मिसेस डॉली बेंट्री अपने पुराने दोस्त सर हेनरी क्लिथरिंग स्कॉटलैंड यार्ड के सेवानिवृत्त कमिश्नर के साथ डिनर पर बैठे थे। अब डॉक्टर लॉयड, मिस हेलियर ने कहा, क्या आपको कोई डरावनी कहानी नहीं पता? उन्होंने मुस्कुराकर देखा, वह मुस्कान जो हर रात थिएटर जाने वाले दर्शकों को मोहित कर लेती थी। जेन हेलियर को कभी-कभी इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था। उनकी आंखें इस समय उस बूढ़े कुंवारे डॉक्टर पर आकर्षक रूप से टिकी हुई थीं, जिसने पिछले 5 सालों से सेंट मैरी मीड गांव के लोगों का इलाज किया था। डॉक्टर लॉयड ने जल्दबाजी में अपना दिमाग दौड़ाया ताकि उस प्यारे जीव को निराश न करें। मुझे लगता है, जेन ने स्वप्निल स्वर में कहा, कि मैं आज शाम अपराध में डूब जाना चाहती हूँ। शानदार, उसके मेजबान कर्नल बेंट्री ने कहा। शानदार, शानदार, और वह जोर से, दिल खोलकर, सैन्य ठहाके लगाकर हंसा। उनकी पत्नी श्रीमती बेंट्री सामाजिक जीवन की जरूरतों को समझते हुए वह अपनी वसंत सीमा की योजना बना रही थीं। उत्साह से सहमत हुईं। बेशक यह शानदार है, उसने दिल से लेकिन अस्पष्ट रूप से कहा। मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा था। क्या तुमने, मेरी प्यारी? बूढ़ी मिस मार्पल ने कहा। और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। मिस हेलियर, आप जानती हैं, सेंट मैरी मीड में हमें खौफनाक लाइन में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और आपराधिक लाइन में तो और भी कम। डॉक्टर लॉयड ने कहा। तुमने मुझे चौंका दिया, सर हेनरी क्लिथरिंग ने कहा। स्कॉटलैंड यार्ड के पूर्व कमिश्नर मिस मार्पल की ओर मुड़े। मैं हमेशा से हमारे यहाँ के दोस्त से यही समझती रही हूं कि सेंट मैरी मीड अपराध और बुराई का अड्डा है। ओह, सर हेनरी, मिस मार्पल ने विरोध किया। उनके गालों पर एक लाली छा गई। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। मैंने बस यही कहा था कि गांव में भी इंसानी फितरत बाकी जगहों जैसी ही होती है, बस उसे करीब से देखने का मौका और फुर्सत होती है। लेकिन आप हमेशा से यहां नहीं रहे हैं, जेन हेलियर ने डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहा। आप दुनिया भर में तरह तरह की अजीब जगहों पर रहे हैं, ऐसी जगहें जहां चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, डॉक्टर, लॉयड ने हताश होकर कहा। हाँ बिल्कुल, हाँ, आह, मुझे पता है। राहत की सांस लेकर वह पीछे हट गए। यह अब कुछ साल पहले की बात है। मैं लगभग भूल ही गया था, लेकिन तथ्य वाकई बहुत अजीब थे। वाकई बहुत अजीब। और आखिरी संयोग जिसने मेरे हाथ में सुराग लगाया, वह भी अजीब था। कैनरी द्वीप समूह में त्रासदी, डॉक्टर ने शुरू किया। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई कैनरी द्वीप समूह को जानता भी है या नहीं। वे जरूर अद्भुत होंगे, जेन हेलियर ने कहा। वे दक्षिण सागर में हैं, है ना? या भूमध्य सागर में? मैं जिस घटना का वर्णन कर रहा हूं वह ग्रैंड कैनरी द्वीप में घटी थी। टेनेरिफ में नहीं, यह अब से कई साल पहले की बात है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे इंग्लैंड में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर विदेश जाना पड़ा था। मैंने लास पाल्मास में प्रैक्टिस की, जो ग्रैंड कैनरी का मुख्य शहर है। मेरी कहानी वहीं मेट्रोपोल होटल में जनवरी के एक गुरुवार की शाम से शुरू होती है। डॉक्टर ने बताया कि वह एक दोस्त के साथ डांस देख रहे थे। उन्होंने एक लंबी सुंदर स्पेनिश नर्तकी की प्रशंसा की, जिसमें कुछ खतरनाक बात थी। उनके दोस्त ने कहा, उसे फिर से देखो उस औरत के साथ, या उसकी वजह से कुछ न कुछ जरूर घटित होगा।
जैसे आपको बस उन दो औरतों को देखना है और जानना है कि उन दोनों के साथ कभी कुछ अनहोनी नहीं हो सकती। वे एक सुरक्षित और बिना किसी घटना के जीने के लिए बनी हैं। डॉक्टर ने जिन दो महिलाओं को देखा, वे इंग्लैंड से आई दो यात्री थीं, मिस मैरी बार्टन और मिस एमी डुरंट। वे लगभग 40 वर्ष की थीं, अच्छी तरह से संवारी हुई और शांत आत्मविश्वास वाली थीं। बेचारी, जेन हेलियर ने आह भरते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का खुद का पूरा लाभ न उठाना कितनी मूर्खता है। बताइए, मिसेस बेंट्री ने डॉक्टर लॉयड से कहा। मुझे घुमावदार स्पेनिश नर्तकियों की कहानियां बहुत पसंद हैं। ये मुझे भुला देती हैं कि मैं कितनी बूढ़ी और मोटी हूं। मुझे माफ करना, डॉक्टर लॉयड ने माफी मांगते हुए कहा। लेकिन देखिए, असल में यह कहानी उस स्पेनिश महिला के बारे में नहीं है। नहीं है? नहीं, संयोग से मैं और मेरी दोस्त गलत थे। उस स्पेनिश सुंदरी के साथ जरा भी रोमांचक कुछ नहीं हुआ। उसने एक शिपिंग ऑफिस में एक क्लर्क से शादी कर ली और जब तक मैं द्वीप से गई तब तक उसके 5 बच्चे हो चुके थे और वह बहुत मोटी हो रही थी, बिल्कुल इज़राइल पीटर्स की उस लड़की की तरह। मिस मार्पल ने टिप्पणी की। नहीं, डॉक्टर ने आगे कहा, मेरी कहानी दो अंग्रेज महिलाओं के बारे में है। क्या उनके साथ कुछ हुआ? मिस हेलियर ने सांस ली। क्या उनके साथ कुछ हुआ? और अगले ही दिन मौत का स्नान। डॉक्टर ने बताया कि अगले दिन वह दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर गए थे। चाय से पहले वे लास नीवेस नामक एक खाड़ी में नहाने गए। जैसे ही हम समुद्र तट के पास पहुंचे, हमें अचानक एक जबरदस्त हलचल का एहसास हुआ। छोटे से गांव की पूरी आबादी किनारे पर जमा हो गई थी। उन्हें पता चला कि दो पागल अंग्रेज महिलाएं नहाने के लिए अंदर गई थीं और उनमें से एक दूर तैर गई थी और मुश्किल में पड़ गई थी। दूसरी उसे बचाने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई और वह भी डूब जाती अगर एक आदमी नाव से बाहर न आता और बचावकर्ता को न बचाता। बाद वाले डूबने वाली की मदद करना असंभव था। डॉक्टर ने डूबने वाली महिला के शव पर व्यर्थ ही काम किया, क्योंकि जीवन विलुप्त हो चुका था। वह बची हुई महिला मिस बार्टन को तुरंत पहचान गए, जो उस दुखद समाचार को काफी शांति से ग्रहण कर चुकी थी। बेचारी एमी, उसने कहा। बेचारी बेचारी एमी, वह यहां नहाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वह अच्छी तैराक भी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? शायद मरोड़। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? मिस बार्टन ने बताया, हम दोनों कुछ देर से तैर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं पानी में जाऊं, लेकिन एमी ने कहा कि वह एक बार फिर बाहर तैरने वाली है। उसने ऐसा ही किया और अचानक मैंने उसकी पुकार सुनी और महसूस किया कि वह मदद के लिए पुकार रही है। मैं जितनी तेजी से तैर सकता था बाहर तैरा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह अभी भी पानी में तैर रही थी, लेकिन उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और हम दोनों पानी में डूब गए। अगर वह आदमी अपनी नाव लेकर बाहर ना आया होता तो मैं भी डूब जाता। मिस डुरंट की जांच करने पर पता चला कि वह लगभग 5 महीने पहले मिस बार्टन की साथी के रूप में आई थी। वह अपने लोगों के बारे में बहुत कम बात करती थी। वह बचपन में अनाथ हो गई थी और उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया था और 21 साल की उम्र से ही वह अपनी जीविका खुद कमा रही थी। और बस, डॉक्टर ने आगे कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, जेन हेलियर ने कहा। बस इतना ही? मेरा मतलब है, यह बहुत दुखद है, मुझे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, यह वह नहीं है जिसे मैं डरावना कहता हूं। मुझे लगता है कि आगे और भी बहुत कुछ है, सर हेनरी ने कहा। हाँ, डॉक्टर लॉयड ने कहा, अभी और भी कुछ है। देखिए, ठीक उसी समय एक अजीब बात हुई। मैंने मछुआरों वगैरह से पूछा
कि उन्होंने क्या देखा था। और एक महिला के पास एक मजेदार कहानी थी। उसने जोर देकर कहा कि जब उसने आवाज लगाई तो मिस डुरंट मुश्किल में नहीं थी। दूसरी महिला तैरकर उसके पास आई और उस महिला के अनुसार जानबूझकर मिस डुरंट का सिर पानी के नीचे दबा दिया। डॉक्टर ने उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब मिस बार्टन झोपड़ियों की ओर जा रही थीं, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे मैं केवल तीव्र चिंता के रूप में ही वर्णित कर सकता हूं। एक प्रकार की पीड़ादायक अनिश्चितता जो मेरे दिमाग पर अंकित हो गई। डॉक्टर को बाद में एहसास हुआ कि उनके बीच कोई गहरा लगाव नहीं था। उन्होंने एक उत्तर की कल्पना की। मान लीजिए कि स्पेनिश महिला की कहानी सच होती। मान लीजिए कि मैरी बार्टन ने जानबूझकर और निर्दयता से एमी डुरंट को डुबाने की कोशिश की, और जैसे ही वह आखिरी बार देखने के लिए मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक भयानक मार्मिक चिंता झलकती है। क्या एमी डुरंट वापस जिंदा होगी और बताएगी कि वह क्या जानती है? ओह, जेन हेलियर ने कहा, अब मैं रोमांचित हूं। डॉक्टर ने बताया कि एमी डुरंट का कोई रिश्तेदार नहीं मिला और जांच असंतोषजनक थी। मिस बार्टन ने लगभग पखवाड़े भर बाद इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। मिस मार्पल ने पूछा, उदाहरण के लिए वह मोटी तो नहीं हुई? क्या आप जानती हैं, आपका यह कहना अजीब है। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूं तो मुझे लगता है कि आप सही हैं। वह, हाँ, अगर कुछ हुआ भी तो उसका वजन जरूर बढ़ रहा था। कितना भयानक, जेन हेलियर ने कांपते हुए कहा। यह ऐसा है, यह अपने शिकार के खून से मोटा होने जैसा है। मैरी बार्टन ने जाने से पहले डॉक्टर से पूछा, क्या आपको लगता है कि कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी उचित है? उसने कहा कि वह एक ऐसा काम कर सकती हैं जिसे एक अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए भी अपराध माना जाता है। आखिरी बातचीत में जब डॉक्टर ने अनिद्रा के कारण के रूप में चिंता का उल्लेख किया, तो मिस बार्टन ने कहा, बस अतीत की चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसे वापस नहीं ला सकते। ओह, क्या फायदा? सोचना ही नहीं चाहिए। मैरी बार्टन की आत्महत्या। डॉक्टर ने बताया कि मैरी बार्टन ने बाद में कॉर्नवाल में एक छोटे से जलाशय में आत्महत्या कर ली। वहां एक छोटे से होटल में एक महिला ठहरी हुई थी। मिस बार्टन रात में वह अपने कमरे में इधर उधर घूमती रहती, मन ही मन बुदबुदाती रहती। एक दिन उसने पादरी से मुलाकात की और उससे कहा कि उसे उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहना है। उसने कहा उसने एक अपराध किया है। अगली सुबह वह गायब पाई गई कोरोनर के नाम एक नोट छोड़ा गया था। मैंने कल पादरी से बात करने की कोशिश की, सब कुछ कबूल करने की, लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। मैं केवल एक ही तरीके से सुधार कर सकती हूँ, एक जीवन के बदले एक जीवन, और मेरा जीवन भी उसी तरह बीतना चाहिए जैसे उसका हुआ। मुझे भी गहरे समुद्र में डूब जाना चाहिए। मुझे विश्वास था कि मैं उचित था। अब मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं था। अगर मैं एमी से माफी चाहती हूँ तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। मेरी मौत के लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। मैरी बार्टन। जांच में अस्थायी रूप से विक्षिप्त अवस्था में आत्महत्या का फैसला सुनाया गया। चूंकि वह बिना वसीयत के मरी थी, इसलिए उसकी 1 लाख पाउंड की संपत्ति उसके निकटतम संबंधी ऑस्ट्रेलिया में चचेरे भाइयों के परिवार को मिली। मिस मार्पल का समाधान। मैरी बार्टन ने अपने साथी को क्यों मारा? डॉक्टर लॉयड ने हमारे लिए यही समस्या खड़ी कर दी है, सर हेनरी ने कहा। श्रीमती बेंट्री ने अनुमान लगाया कि मिस बार्टन के भाई ने एमी डुरंट के प्यार में खुद को गोली मार ली होगी और मिस बार्टन ने बदला लिया। सर हेनरी ने सुझाव दिया कि मिस बार्टन मानसिक रूप से विक्षिप्त थीं और वह दुनिया को
बदकिस्मत औरतों से मुक्त करना अपना कर्तव्य समझती थीं। मुझे डर है कि मैं नहीं हूं, सर हेनरी, मिस मार्पल ने क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि उनका अंत दर्शाता है कि वे एक बहुत ही चतुर और साधन संपन्न महिला थीं। जेन हेलियर ने अनुमान लगाया कि यह ब्लैकमेल का मामला था। नहीं, मिस मार्पल ने कहा, मेरा असल में मतलब यह था कि पूरी बात एक बूढ़ी औरत के किसी भी दूसरी बूढ़ी औरत जैसी होने पर टिकी थी। अरे, सर हेनरी ने हैरान होकर कहा, मेरा मतलब यह है कि जब डॉक्टर लॉयड ने पहले दोनों महिलाओं का वर्णन किया तो उन्हें नहीं पता था कि कौन सी महिला कौन सी है, और मुझे नहीं लगता कि होटल में किसी और को भी पता था। अगले ही दिन उन दोनों में से एक डूब गई, और अगर बची हुई ने कहा कि वह मिस बार्टन है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कभी यह ख्याल आएगा कि वह मिस बार्टन नहीं हो सकती। तुम सोचती हो, ओह, मैं समझ गया, सर हेनरी ने धीरे से कहा। मिस मार्पल ने समझाया, यह ज्यादा संभावना है कि मामला उल्टा हो। मेरा मतलब है, चीजें ऐसे ही होती हैं। उन्होंने आगे कहा, उसे मिस बार्टन के कपड़े पहनने होंगे और वे शायद उस पर थोड़े तंग होंगे, जिससे उसका सामान्य रूप ऐसा लगेगा जैसे वह थोड़ी मोटी हो गई है। इसीलिए मैंने यह सवाल पूछा था। लेकिन अगर एमी डुरंट ने मिस बार्टन को मार डाला तो उसे इससे क्या हासिल हुआ? श्रीमती बेंट्री ने पूछा। वह हमेशा के लिए यह धोखा नहीं दे सकती थी। उसने इसे बस 1 या 2 महीने तक ही जारी रखा, मिस मार्पल ने बताया, और फिर मार्च में वह इस कॉर्निश जगह गई और अजीब और गरीब हरकतें करने लगी और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने लगी, ताकि जब लोग समुद्र तट पर उसके कपड़े देखें और उसका आखिरी पत्र पढ़ें तो उन्हें सामान्य ज्ञान के निष्कर्ष के बारे में न सोचना पड़े। कौन सा? सर हेनरी ने पूछा। कोई नहीं, मिस मार्पल ने दृढ़ता से कहा। कोई नहीं, यही असली महत्वपूर्ण तथ्य था। क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई पछतावा नहीं था? कि नहीं था कि उसने खुद को डूबकर नहीं मारा? नहीं, उसने नहीं, मिस मार्पल ने कहा। खुद को डुबो दिया, ऑस्ट्रेलिया चली गई। अगर मैं अंदाजा लगा पाऊं तो अंतिम खुलासा तुम हो, मिस मार्पल। डॉक्टर लॉयड ने कहा, निसंदेह तुम हो। अब इसने मुझे फिर से पूरी तरह से चौंका दिया। अरे, तुम तो उस दिन मेलबर्न में मुझे पंख से गिरा सकते थे। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, मिस बार्टन या मिस एमी डुरंट, आप उन्हें जो भी कहना चाहें, उनके साथ यह थोड़ा बुरा हुआ। मैं कुछ समय के लिए जहाज का डॉक्टर बन गया, और मेलबर्न में उतरते ही सड़क पर चलते हुए सबसे पहले जिस महिला को मैंने देखा वह वही थी जिसके बारे में मुझे लगा था कि वह कॉर्नवाल में डूब गई है। उसने देखा कि जहां तक मेरा सवाल है, खेल खत्म हो चुका है, और उसने हिम्मत दिखाई, मुझे अपने भरोसे में ले लिया। असली कहानी यह थी, वह महिला जिसका नाम एमी बार्टन था 9 सदस्यों वाले परिवार में सबसे बड़ी थी, और वे सभी बेहद गरीब थे। उन्होंने एक बार इंग्लैंड में अपने अमीर चचेरे भाई मैरी बार्टन से मदद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया था। बच्चों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। एमी बार्टन ने उसी समय अपनी निर्मम हत्या की योजना तय कर ली थी। वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। बच्चों की नर्स के रूप में काम करते हुए उसने खुद को एमी डुरंट बताते हुए मिस बार्टन की साथी का पद हासिल कर लिया। डूबने की योजना अचानक आई, एक प्रेरणा थी। फिर उसने नाटक का अंतिम दृश्य मंचित किया और ऑस्ट्रेलिया लौट आई, और समय आने पर उसे और उसके भाई बहनों को मिस बार्टन का धन निकटतम रिश्तेदार के रूप में विरासत में मिला। एक बहुत ही साहसिक और सटीक अपराध, सर हेनरी ने कहा। लगभग सटीक अपराध। उसके साथ क्या हुआ? श्रीमती बेंट्री ने पूछा। डॉ लॉयड, आपने इस मामले में क्या किया? मैं बहुत ही अजीब स्थिति में था। श्रीमती बेंट्री कानून के अनुसार
मेरे पास अभी भी बहुत कम सबूत हैं। इसके अलावा एक चिकित्सक होने के नाते मेरे लिए कुछ स्पष्ट संकेत थे कि दिखने में मजबूत और हृष्ट-पुष्ट होने के बावजूद वह महिला ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगी। मैंने कुदरत को अपना काम करने दिया। मिस एमी बार्टन मेरी मुलाकात के 6 महीने बाद चल बसीं।